जॉर्ज एरी की संकल्पना। जॉर्ज एरी की भू-संतुलन से संबंधित संकल्पना ठहराव के सिद्धांत पर आधारित है। एरी के अनुसार हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता है। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट या पपड़ी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, वरन काफी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में भी समझाया जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा प्लावीहीन शैल जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का 3.0 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण दिया, वरन उन्होंने इतना ही बताया कि स्थलभाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। स्थलभाग जितना ऊपर होता है उसके 9 गुना नीचे की तरफ भूगर्भ में डूबा हुआ है। एरी के अनुसार हिमालय अपनी ऊंचाई के 9 गुना अधिक ऊंचाई में गहराई तक स्थित है और यह भाग हल्के पदार्थों से बना है और सबस्ट्रेटम में स्थित है। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो
सबस्ट्रेटम में स्थित है तथा एरी ने पुनः बताया कि एक लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा रहेगा। एरी ने पुनः स्पष्ट किया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा इनकी गहराई में परिवर्तन होता है, अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले चट्टानों का बना है, किंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए जिन्हें उसने पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबे हुए रहते हैं। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जा सकता है। एरी ने अपने इस मत को सिद्ध करने के लिए बताया कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भूभाग के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं, जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग स्थित भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन तल या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मत को
सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, तथापि इसमें कुछ दोष अवश्य है। एरी के मत को मानने पर हिमालय की जड़ 79,632 मीटर गहरी होगी, जो सबस्ट्रेटम में स्थित होगी। यह भी ज्ञात तथ्य है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे की ओर तापमान प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़, जो लगभग 80,000 मीटर गहरी होगी, अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। अतः यह मत भ्रामक सिद्ध या प्रतीत होता है, किंतु एरी के इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चलकर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की अवधारणा विकसित हुई, जिन्हें वर्तमान समय में भी मान्यता प्राप्त है।